नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम उपस्थित हैं वर्ग 8 के अंतर्गत गणित में एक चर वाले रैखिक समीकरणों का अनुप्रयोग के साथ। पूर्व की कक्षाओं में हमने एक चर वाले रैखिक समीकरण से जान पहचान किया है। समीकरण बनाना एवं समीकरण को हल करना, ये दोनों प्रकार हम देख चुके हैं। अब दैनिक जीवन में या गणित में इसका बहुत जगह अनुप्रयोग है। उसमें से कुछ उदाहरण हम आपके सामने लेकर आए हैं। अभी हम इन्हीं उदाहरणों पर बात करेंगे। इनसे ही हम इनके स्टेटमेंट से ही समीकरण बनाएंगे एवं उन समीकरण को हल करेंगे और जो अज्ञात राशि है उसे ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है बच्चों, जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं, दो संख्याओं का योग 11 है। आप भी पढ़ें, दो संख्याओं का योग 11 है। यदि एक संख्या दूसरी से 3 अधिक है तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। आप प्रश्न को जितने अच्छे से समझेंगे, समीकरण बनाना उतना ही आसान हो जाएगा एवं उसे हल करना तो और भी आसान है। आइए हम सबसे पहला स्टेप करते हैं समीकरण बनाना। इसके लिए हम आपको एक बार दोबारा प्रश्न सुनाते हैं। लिखा है दो संख्या है। शुरू में ही स्पष्ट कर दिया है कि संख्याएं कितनी हैं? 2 हैं। दोनों का योग 11 है। उसके बाद कह रहा है एक संख्या दूसरी से 3 अधिक है, यानी बड़ा छोटा है, बराबर नहीं है, बड़ा छोटा है। और जब बड़ा छोटा है तो जो दोनों संख्या होगी उसमें एक छोटी संख्या होगी, एक बड़ी संख्या होगी। तो जो अज्ञात है, दोनों संख्या हमें ज्ञात करना है। आइए उन्हें पहले हम किसी चर राशि से मान लेते हैं। कोई एक मानक राशि उसके लिए रख लेते हैं। तो हम लोग इस प्रकार शुरू करेंगे। माना छोटी अज्ञात संख्या, संख्याएं अज्ञात हैं, उसमें जो छोटी संख्या है उसे हम मान ले दिए x। आप y, a, b, c अपनी सुविधा अनुसार कुछ भी मान सकते हैं। अब जब छोटी अज्ञात संख्या x माने हैं बच्चों, एक और संख्या होगी जो बड़ी होगी, और यहाँ लिखा हुआ है कि संख्या जो है 3 अधिक है, यानी जो बड़ी संख्या होगी छोटी से कितनी अधिक है? 3 अधिक है। तो दूसरी अज्ञात संख्या, आपको अपने आप पता हो गया कि इससे 3 अधिक करने के लिए किसी भी संख्या का मान यदि 3 बढ़ाना हो, अधिक करना हो, तो क्या करेंगे? 3 जोड़ देंगे। बहुत आसान। इस प्रकार से हमने दोनों अज्ञात संख्याओं को मान लिया। एक x है और एक x + 3 है। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहला लाइन लिखा हुआ है बच्चों, दो संख्याओं का योग 11 है। दोनों संख्या मेरे पास है और प्रश्न क्या कह रहा है? तो हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। क्या है प्रश्नानुसार? दोनों संख्या का योग, दोनों संख्या का योग बराबर 11। आपका प्रश्न लिखा हुआ है, तो यही काम हम लोग कर देंगे। दोनों संख्या का योग करेंगे। इसमें से एक संख्या कितनी है? x, और दूसरी संख्या कितनी है बच्चों? x + 3। और इन दोनों संख्याओं का क्या करना है? योग। योग मतलब कौन सी क्रिया? जोड़ की क्रिया। और करने के बाद बराबर का चिन्ह में कितना है? 11। ये जो आपको प्राप्त हुआ, इसे ही हम लोग कहते हैं समीकरण बनाना। बहुत ही महत्वपूर्ण काम है सबसे पहले समीकरण फॉर्म करना। जब आपका समीकरण बन जाएगा तो इसे हमें हल करना है। प्यारे बच्चों, आइए इसे हम मिलकर हल करते हैं।
x और x मिलके कितना हो गया बच्चों 2x प्लस 3 बराबर 11। आइए हम लोग पक्षांतरण विधि का प्रयोग करते हैं। 3 का पक्षांतरण करेंगे तो इधर जो प्लस के साथ है उधर हो जाएगा घटाव के चिन्ह के साथ, इसलिए 2x बराबर आपका आ गया 8। अतः x का मान हम लोगों ने काफ़ी आसानी से ज्ञात कर लिया और आपको क्या प्राप्त हुआ है बच्चों 4। ये x क्या है जरा ध्यान दीजिए, छोटी संख्या, यानी जो दो संख्या थे उसमें से छोटी संख्या का मान हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। छोटी संख्या को हम लोग x माने थे और उसका मान हल करके आया 4। अब एक और संख्या है जो इससे बड़ी है, आइए उसे भी ज्ञात कर लेते हैं। बड़ी संख्या कितनी है बच्चों देखिए x प्लस 3 यानी छोटी से 3 बड़ी, तो 3 बड़ी कर देंगे 4 में तो क्या प्राप्त हो जाएगा 7। इस प्रकार से हमने दोनों संख्याएं प्राप्त कर ली। आपने देखा बच्चों, प्रश्न यदि आप समझ जाते हैं तो उससे समीकरण बनाना एवं उन समीकरण को हल करना काफ़ी आसान है। अब जो आपने उत्तर प्राप्त किया वो सत्य है कि नहीं, इसकी जांच आप उत्तर को प्रश्न के सापेक्ष रखकर कर सकते हैं। यहाँ कह रहा था संख्याओं का योग 11 होना चाहिए। अब आपने जो संख्याएं ज्ञात की है आप चेक कर लें कि 11 है या नहीं। यदि है और एक दूसरे से 3 बड़ी है, दोनों ही शर्तों को संतुष्ट कर रहा है, इसका मतलब हमारा उत्तर ठीक है। अभी हम लोगों ने एक उदाहरण देखा है, आइए अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्यारे बच्चों, अब हम लोग चलते हैं दूसरे उदाहरण पर, जरा ध्यान से पढ़ें। दूसरा प्रश्न है हमारा -8/3 के 2 गुने से 1 अधिक में से क्या घटाएं कि 2/7 मिले। आइए खूब अच्छे से प्रश्न को पढ़िए। आप यदि समझ जाएंगे तो समीकरण बनाना काफ़ी आसान हो जाएगा। आइए इसका फर्स्ट पार्ट हम लिखते हैं। लिखा हुआ है -8/3 के 2 गुने से 1 अधिक। आइए पहले इतना ही की बात हम करते हैं। लिखा हुआ है जो प्रश्न में उस हिसाब से -8/3 के 2 गुने यानी 2 से गुना से 1 अधिक। अधिक का मतलब क्या हो गया 1 का जोड़। फिर से समझिए, -8/3 हमने लिखा है बच्चों का 2 गुना यानी 2 से गुना 1 अधिक। अधिक करना है तो जोड़ेंगे, कम करना है तो घटाएंगे। क्या आपको प्राप्त हो गया 8 दूनी -16/3 प्लस 1। आप चाहें तो इसका और हल कर सकते हैं। 3 लघुत्तम ले लीजिए, -16 प्लस 3 मतलब आ गया -13/3। हमने प्रश्न का इतना पार्ट का हल कर लिया। अब कहता है इसमें से, किसमें से -13/3 में से क्या घटाएं। यही गायब है, क्या घटाएं। तो माना x घटाएं। अज्ञात राशि को हम लोग x, y, z, ABCD मान लेते हैं। तो आइए प्रश्न के हिसाब से काम करते हैं। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है बच्चों, -8/3 के 2 गुने से 1 अधिक मतलब कितना हमने लाया है -13/3 में से क्या घटाएं। हमने माना है x घटाएं, तो आइए x घटा देते हैं। में से x घटाएं कि कितना मिले 2/7। हमें मिलना है 2/7। पक्षांतरण विधि आपको पता है, मुख्य काम है समीकरण बनाना। जैसे ही बराबर का चिन्ह मिला आपका समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को संतुलित रखते हुए पक्षांतरण विधि का प्रयोग कीजिए या जो भी विधि आपको आसान लगता है इसे हल कीजिए।
आप x के मान तक पहुंच जाएंगे। आइए हम हल करते हैं, इसे इधर ले जाते हैं, पक्षांतरण करते हैं, हो गया -x बराबर 2/7 प्लस 13/3। आइए और हल कर लेते हैं। 21, 6, 91, 97/21। इधर माइनस में है तो सिर्फ x का मान आप निकाल सकते हैं, हो जाएगा -97/21। इस प्रकार देखिए बच्चों, हमने दूसरे प्रश्न का उत्तर भी काफ़ी आसानी से ढूंढ लिया है। आशा है आप साथ साथ करते चल रहे होंगे। इन प्रश्नों को हल करने में आप साथ में अपनी नोटबुक भी रखें और हमारे ही साथ हल करते चलें। काफ़ी आसानी से हल कर पाएंगे एवं प्रश्नों को समझ भी पाएंगे। अभी तक हम लोगों ने 2 प्रश्न 2 उदाहरण किए। आइए अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है बच्चों, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। उसकी परिमिति भी दी गई है 30 मीटर। तो हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब बच्चों धीरे धीरे आपको प्रश्न आसान लगने लगा होगा। आइए हम पहले इसका भी समीकरण बनाते हैं। यहाँ 2 टर्म हैं, लंबाई एवं चौड़ाई, और उसका अनुपातिक वैल्यू दिया गया है 3:2। तो आइए हम लिखते हैं, माना आयत की लंबाई बराबर 3x, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा बच्चों? चौड़ाई के लिए कौन सा अनुपातिक मान है? 2, 3:2 है, तो इसका हो गया 2x। अब आगे लिखा है कि उसकी परिमिति 30 मीटर है। परिमिति आपकी दी गई है, तो प्रश्नानुसार आप लिख सकते हैं। परिमिति का क्या सूत्र होता है बच्चों? 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर होता है आपका परिमिति। तो आइए हम रखते हैं 2 × और लंबाई का मान कितना है बच्चों? 3x। चौड़ाई का मान कितना हमने माना है? 2x। और परिमिति भी आपका दिया गया है प्रश्न में। देखिए परिमिति कितना दी गई है? 30 मीटर। तो इसे हम लोग लिख लेते हैं 30 मीटर। आइए हल करते हैं। 3 और 2, पहले कोष्टक की क्रिया होगी, जोड़ की क्रिया, जोड़कर कितना आएगा बच्चों? 5, और उसे 2 का गुना करना है, हो गया 10x बराबर 30 मीटर। इसीलिए पक्षांतरण विधि से x का मान काफ़ी आसानी से निकल गया 3 मीटर। अब जब x का मान निकल गया, हमें क्या ज्ञात करना है? आयत की लंबाई और चौड़ाई। तो आइए ज्ञात कर लेते हैं। लंबाई बराबर कितना है बच्चों? 3x। 3x और x का मान आपने लाया है 3, तो उत्तर हो गया आपका 9 मीटर। ठीक उसी प्रकार से आप चौड़ाई भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चौड़ाई का मान कितना है बच्चों? 2x, यानी 2 × 3, क्योंकि x का मान हमने ज्ञात किया है 3 मीटर, तो x का मान आप रख दें, लंबाई चौड़ाई आसानी से ज्ञात हो जाएगी। इस प्रकार बच्चों हमने प्रश्न संख्या 3 भी हल किया है। आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। आइए पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 में है, 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। पूर्ण विश्वास है कि आप गुणज शब्द से पूर्व परिचित हैं। गुणज का क्या अर्थ होता है बच्चों? जैसे 3 का गुणज मतलब 3, 3 × 2, 3 × 3, 3 × 4, और इस प्रकार बढ़ते जाता है। गुणज मतलब उसमें किसी न किसी से गुणा करना है, और आपको कितने गुणज लेने हैं? 3 गुणज,
और महत्वपूर्ण बात यह है कि तीनों के तीनों कैसे लेने हैं, लगातार। यानी यदि हम पहला गुणज ज्ञात करने के लिए x का गुना कर रहे हैं तो अगला गुणज ज्ञात करने के लिए x के ठीक बाद वाली संख्या मतलब x + 1 से गुना करेंगे, और उसके बाद और ज्ञात करने के लिए x के साथ एक एक जोड़ते जाएंगे और गुणज ज्ञात करते जाएंगे। जैसे हम अगर कहें कि 5 के लगातार गुणज बोलें तो 5 का गुणज अगर पहला 5 लेते हैं तो दूसरा 10 लेंगे, तीसरा 15, 20, 25, इसे कहते हैं लगातार गुणज। तो गुणज में आपने क्या जाना, किसी न किसी संख्या से गुणा होता है। और कितना का गुणज आपको लेना है, 11 का। तो माना 11 का गुणज जो आपको लेना है वो है 11x। तो इसके बाद का जो लगातार होगा, अगला गुणज लगातार के मामले में कौन हो जाएगा, अब x से न गुना करके x + 1 से गुना करना पड़ेगा। फिर उसके बाद 3 गुणज लेना है, फिर से लगातार अगला गुणज कौन लेंगे हम, बताइए आप। अगला गुणज होगा x + 2। ये हो गए 3 लगातार गुणज जिनका योग दिया गया है 231। तो हम लोग करेंगे प्रश्नानुसार, क्या करेंगे, तीनों गुणजों का योग करेंगे और योगफल आपको दिया गया है 231। तो आइए समीकरण बनाते हैं। हो गया 11x + 11 × x + 1 + 11 × x + 2 बराबर 231। ये देखिए बराबर का चिन्ह लग गया, आपका गुणज बन के तैयार हो गया, समीकरण बनकर तैयार हो गया। आइए इसे अब सिर्फ हल कर लेते हैं। आप अपने नोटबुक पर स्वयं से हल करें, हमारा इंतजार ना करें। आप भी कीजिए, आइए हम भी करते हैं। होगा 11x + 11x + 11 + 11x + 22 बराबर 231। आइए 11 11 11 3 बार आया है तो क्या हो जाएगा बच्चों, 33x + 11 और 22 का योग 33 बराबर 231। अब हम पक्षांतरण विधि का प्रयोग करते हैं। आइए क्या हो जाएगा, 33x बराबर, इस 33 को इधर ले जाते हैं, इधर प्लस के साथ ही इधर आ जाएगा माइनस के साथ, अर्थात 231 - 33। आइए हल कर लेते हैं बच्चों। हो जाएगा 33x बराबर, आइए दोनों को हम घटाते हैं, घटा कर लिखें कितना बच जाएगा, 198 सॉरी 198 198। इसीलिए x का मान ज्ञात कर लें, 198/33। आप गणितीय संक्रिया कर सकते हैं बच्चों, भाग दे लें, इसका भाग देंगे तो आपको प्राप्त होगा 6। इस प्रकार हम लोगों ने प्राप्त कर लिया कि किससे गुना करने पर पहला गुणज प्राप्त होगा, क्योंकि x ही हमने लगाया है प्रथम गुणज में। तो हमारा 11 के जो गुणज होंगे, 3 लगातार गुणज, पहला कैसे प्राप्त होगा, 11x से, और x का मान दिया गया है 6। तो आइए हम 6 से गुना कर लेते हैं। सबसे पहला गुणज हो जाएगा 11 × 6 = 66। इसके ठीक बाद वाला गुणज के लिए 6 में 1 जोड़िए, 7 से गुना करना पड़ेगा, 77। और इसी प्रकार अगला गुणज यानी 8 से गुना कर प्राप्त होगा 88। इस प्रकार से हमने तीनों गुणज प्राप्त कर लिए। ये आपका है अभिष्ट उत्तर। प्यारे बच्चों,
हमने देखा क्षेत्रमिति का भी प्रश्न बनाने में रैखिक समीकरण का किस प्रकार उपयोग करते हैं, गुणज का भी प्रश्न बनाने में, गणित के लगभग हर क्षेत्र में आपको समीकरण का प्रयोग करना आना चाहिए और इसका प्रयोग होता है। आइए अब हम चलें अगले प्रश्न की ओर। बहुत ध्यान से सुनिए, आपको बार बार ऐसा प्रश्न मिलेगा। इस बार हमारा प्रश्न है, रवि के पिता की वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष होगा। तो दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। आपके स्क्रीन पर प्रश्न लिखा हुआ है, आप भी प्रश्नों को पढ़ें एवं अपने नोटबुक पर स्वयं से प्रयास करें कि हम इसे समीकरण का रूप दे सकें। और जब समीकरण का रूप दे देंगे बच्चों तो उसे हल करना काफ़ी आसान है। मुख्य काम है स्टेटमेंट को, वाक्य को पढ़कर उसे गणितीय रूप में लिख पाना, अर्थात समीकरण के रूप में लिख पाना। एक बार समीकरण जब बना लेंगे तो उसे हल करना काफ़ी आसान होगा। आइए फिर से चलते हैं हम लोग। ये जो प्रश्न है इसमें रवि है और रवि के पिताजी हैं, उनके उम्रों की बात की गई है और सबसे पहले बात की गई है वर्तमान उम्रों की। पहले स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो पिता की वर्तमान उम्र है वो रवि के वर्तमान उम्र में यदि 3 से गुना कर दें और उसमें 5 वर्ष अधिक कर दें तब प्राप्त होता है। तो ध्यान दीजिए, रवि है, जो अज्ञात है उसे हम लोग मान लेते हैं। माना रवि का वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष। अब हम लोग अगली प्रक्रिया करेंगे। कह रहा है कि पिता की वर्तमान उम्र, ध्यान दीजिए, लिखा है कि पिता की वर्तमान उम्र क्या है भाई? तो रवि के वर्तमान उम्र, रवि का वर्तमान उम्र हमने माना है, कितना माना है? x। तो कह रहा है जो पिता की वर्तमान उम्र है वो क्या है? रवि के वर्तमान उम्र अर्थात x के 3 गुने, इसके 3 गुने, हमने कर दिया 3 से गुना, जैसे प्रश्न कह रहा है, से 5 वर्ष अधिक है। इससे भी अधिक है, कितना अधिक है? 5 वर्ष। तो किसी भी संख्या को अधिक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें जोड़ना पड़ेगा। कितना अधिक है? 5 वर्ष। इस प्रकार से हमने जो प्राप्त किया है, ये क्या प्राप्त किया है? पिता की वर्तमान उम्र, इतना वर्ष। एक बार फिर से हम इसे पढ़ते हैं। लिखा था प्रश्न में ही कि पिता की वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। तो देख लीजिए, पिता की वर्तमान उम्र, रवि का वर्तमान उम्र x माना है, के 3 गुने से, 3 से गुना किया, से 5 अधिक है। अधिक का मतलब जोड़ की क्रिया करेंगे। कितना जोड़ेंगे? 5। इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने प्राप्त किया है पिता की वर्तमान उम्र। अब जब दोनों का उम्र ज्ञात हो गया है तो आइए प्रश्न को आगे बढ़ते हैं। लिखा है 5 वर्ष बाद। ध्यान दीजिए, कभी भी उम्र का प्रश्न हो 5 वर्ष बाद हमें चलना है। तो 5 वर्ष बाद का मतलब क्या है? कि उम्र में 5 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी। आपका जो अभी उम्र है, क्या 5 वर्ष बाद आप इसी उम्र के होंगे? नहीं, आपका भी उम्र बढ़ेगा। तो इस प्रश्न में भी रवि हैं और उसके पिताजी हैं, 2 व्यक्ति हैं और दोनों को ले जाना है आपको कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। तो हम लिखेंगे 5 वर्ष बाद रवि का उम्र क्या हो जाएगा बच्चों? क्या उतना ही रहेगा जितना वर्तमान है? नहीं, उसमें 5 वर्ष की वृद्धि होगी। तो हो जाएगा x + 5। और क्या सिर्फ रवि ही बढ़ेंगे?
या उनके पिताजी की भी आयु में वृद्धि होगी। तो रवि के पिताजी का क्या आयु हो जाएगा? रवि के पिता की आयु पहले से कितना था? x गुना 3 मतलब 3x + 5 तो पहले से था, और इसमें वृद्धि हो गया कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। इस प्रकार 5 वर्ष बाद हमने उनका उम्र ज्ञात किया। अब हम चलेंगे प्रश्नानुसार। सब काम प्रश्न के ही अनुसार कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद का क्या स्टेटमेंट है प्रश्न में कि 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग मतलब जोड़ 47 वर्ष होगा। तो उनका उम्र तो हमने ज्ञात कर लिया है 5 वर्ष बाद वाला। अब सिर्फ इनका योग करना है, मतलब जोड़ना है, और जोड़ करके कितने के बराबर करना है बच्चों? 47 वर्ष के बराबर करना है। तो प्रश्नानुसार हमें करना है इनके उम्र अर्थात x + 5 एवं 3x + 5 5 2 बार है 10, दोनों की उम्र का योग मतलब जोड़ बराबर कितना वर्ष होगा? 47 वर्ष। इस प्रकार से आप देख रहे हैं, जब बराबर का चिन्ह आ गया है तो आपका इक्वेशन बनकर तैयार हो गया। ये देखिए समीकरण हम लोगों ने बना लिया है। अब सिर्फ इसे ही हल करना है बच्चों। तो आइए हल करते हैं। आशा है आप हल कर पाएंगे। चलिए स्वयं से नोटबुक पर कीजिए। x और 3x मिलकर हो गया 4x + 5 एवं 10 का योग कितना होगा बच्चों? 15 बराबर कितना दिया गया है? 47। आइए हल करते हैं। पक्षांतरण विधि का उपयोग करते हैं। 15 को उधर ले जाते हैं। क्या प्राप्त होगा? 4x बराबर 47 - 15, अर्थात हमें मिल गया 4x बराबर, आइए इसे घटा लेते हैं, 5 2 7 3 1 4, यानी आ गया 32। इसीलिए x का मान ज्ञात कर लें 32/4। हम लोगों ने प्राप्त किया 8। किसका मान ज्ञात किए हैं बच्चों? x का। और x क्या है? x हमने क्या माना था? बिल्कुल रवि का वर्तमान उम्र। तो हम लोगों ने वस्तुतः ज्ञात किया है रवि का वर्तमान उम्र। ज्ञात क्या करना है बच्चों? दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो आइए हम ज्ञात करते हैं दोनों का वर्तमान उम्र। सबसे पहले रवि का वर्तमान उम्र, आइए क्या हो जाएगा? कितना ज्ञात किया है आपने? x के जगह पर 8, उत्तर हो गया 8 वर्ष। और एक और व्यक्ति कौन है? उनके पिताजी। तो रवि के पिता का वर्तमान उम्र कितना है बच्चों? 3x + 5। तो यहाँ मान रख दें x का, 8 में 3 का मान रख देंगे, 24 और 5 29 वर्ष। इस प्रकार प्यारे बच्चों आपने देखा कि हमने रवि एवं उनके पिता दोनों के वर्तमान उम्र ज्ञात किए हैं, 8 वर्ष एवं 29 वर्ष। यही अभीष्ट उत्तर है। हमने सभी प्रश्नों को, सभी उदाहरणों को आपके साथ मिलकर हल किया है। ऐसे ऐसे बहुत से अभ्यास के लिए प्रश्न आपके पुस्तक में दी गई है। पूर्ण विश्वास है बच्चों कि आपने समीकरण बनाना एवं उसे हल करना जरूर सीखा होगा। तो आप ऐसे और भी बहुत सारे प्रश्न बना जाएं। जहां भी मिले एक चर वाले रैखिक समीकरण का अनुप्रयोग आप अधिक से अधिक अभ्यास करें। अभ्यास करने से ही चीज़ें सरल होती हैं। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है बच्चों आप अभ्यास के प्रश्न पूर्ण रूप से पूर्ण करेंगे। इसके बाद हम लोग इसी में अगली कक्षा में थोड़ा और सीखेंगे। एक चर वाले रैखिक समीकरण के कुछ और रूप देखेंगे।
तब तक के लिए आज की कक्षा इतनी ही। आप अभ्यास करते रहें, खूब मेहनत करें। तब तक के लिए नमस्कार।